तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की आज शुरुआत करते हैं। एलगी इक्विपमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में आज आपके साथ पूरा डिस्कशन करेंगे। 1960 में ये कंपनी बनी थी, एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड करके, और इनके बहुत सारे सब्सिडरीज है। ये करती क्या है, तो एयर कंप्रेसर के मार्केट में ये कंपनी काम करती है। सबसे ज़्यादा अगर मार्केट शेयर है तो वो इस कंपनी के पास है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो एनालिसिस होती है या फिर इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है कि स्मॉल कैप कंपनी भी लो तो वो मार्केट लीडर कंपनी होनी चाहिए। मतलब जिसका स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन उसका मार्केट शेयर अगर ज़्यादा हो तो फ्यूचर में वो ग्रोथ ज़्यादा कर सकती है बाकी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी कंपनी कोई भी मार्केट कैप हो, लेकिन हम वही स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट लीडर है और फ्यूचर में भी मार्केट लीडर रहने वाले हैं। एयर कंप्रेसर और ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है, उसमें मार्केट लीडिंग पोजीशन है। आप देख सकते हो वाइड रेंज ऑफ इनके पास ऑयल लुब्रिकेंट्स है और ऑयल फ्री कंप्रेसर्स, एयर कंप्रेसर्स है, जैसे कि स्क्रू कंप्रेसर, पिस्टन कंप्रेसर, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर और बहुत सारे तरीके के कंप्रेसर। अगर आप देख सकते हैं ये अल्सो देते हैं डीजल पावर्ड पोर्टेबल स्क्रू कंप्रेसर, रेलवे एयर कंप्रेसर, हीट रिकवरी सिस्टम, मेडिकल एयर कंप्रेसर, ड्रायर्स भी देते हैं, एयर रिसीवर टैंक भी देते हैं और एयर एसेसरीज भी देते हैं। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, बेसिकली ये बड़े बड़े जो इंजन्स होते हैं हमारे कार के, हमारे ट्रक्स के, वहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द इसमें यूज़ होते हैं। ऑटो इक्विपमेंट से इनको 8% से आता है रेवेन्यू, कंप्रेसर से इनको 44 मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनको 44% आता है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से रेवेन्यू इनको 44% से आता है, और इंडिया से इनको कंप्रेसर से 48% आता है। इंडिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स। अगर आप देखेंगे तो मिशलिन एयर सॉल्यूशन से को इसने एक्वायर किया था, 100% स्टेक लिया था उसमें। मिशिगन एक बड़ी कंपनी है और यूएस में काम करती है। यूएस से इनको 10% का रेवेन्यू आता है। जोग्राफिक प्रेजेंस तो मैंने आपको बताई दिया, 120 प्लस कंट्री में कंपनी प्रेजेंस है। डायरेक्ट प्रेजेंस इनका 28 कंट्रीज़ में है, पैन इंडिया में प्रेजेंस है। और मेजर जो लोकेशंस है वो है यूएस, इंडोनेशिया, बेल्जियम, मिडिल ईस्ट, और 400 प्लस इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 2 मिलियन प्लस कंप्रेसर्स यहाँ पर रोज़ बेचे जाते हैं। कंपनी में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ कंपनी की काफ़ी अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग का कैपेबिलिटीज़ जो है वो 3 कंट्रीज़ में स्प्रेड आउट हुए अलग अलग, और प्रेजेंस इनका यूएस में बढ़ता जा रहा है। जॉइंट वेंचर भी बीच में इन्होंने किया था डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अप्रैल 2019 में इन्होंने एवरग्रीन कंप्रेस्ड एयर जो है इसका और वैक्यूम एलएलसी इसका 50% शेयर लिया था। तो जॉइंट वेंचर्स इनके इन्होंने बहुत सारे किए, आप देख सकते हैं। फिर सब्सिडरीज भी है और जॉइंट वेंचर्स भी कंपनी की ने। कैपेक्स इन्होंने किया था 12 करोड़ रुपीज़ का FY24 में, Q1 में। वैक्यूम प्रोडक्ट्स में भी कंपनी प्लान कर रही है कि आगे जाके वैक्यूम प्रोडक्ट्स भी बनाएगी। फोकस अगर आप देखेंगे तो FY26 तक कंपनी को 33,750 मिलियन रुपीज़ का इनका रेवेन्यू का टारगेट है। और FY22 में इन्होंने फाउंडेशन किया था इसका, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये कंपनी का ओवरव्यू हो गया दोस्तों। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई इसने लगाया था 799 का, लो इसने लगाया था 462 का। स्टॉक का पी 69 है। अगर स्टॉक का पी आप देखें और इंडस्ट्री का पी देखें तो 60, मतलब ज़्यादा ओवर वैल्यूड हम इसको बोल नहीं सकते कि इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। आप देख सकते हैं डिविडेंड ज़्यादा कंपनी देगी नहीं, लेकिन आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड इसलिए नहीं देख रही क्योंकि ग्रोथ कंपनी है, तो ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगी, ऑब्वियस है, तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे नहीं पाती है। प्रोमोटर होल्डिंग, यही एक दिक्कत है कि प्रोमोटर होल्डिंग इसमें बहुत कम है, मतलब 31%, मतलब थोड़ी कम ही हो जाती है। 50% रहता तो अच्छा होता। डेट अगर आप देखोगे तो 638 करोड़ का डेट है, और पेइंग रेशो आप देखेंगे तो 2.84 है, थोड़ा सा ज़्यादा है पेइंग रेशो। अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी 0.4 है, जो कि ओके है, कोई इशू नहीं है। लास्ट हम अगर देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 11% की थी 5 सालों की, और 3 सालों की 18% की थी। प्रॉफिट इनके अच्छे निकले, और
10 सालों का भी इनका 51.6 मिलियन का, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पी वैल्यूएशन के मीडियन के आसपास ही स्टॉक घूम रहा है। मीडियन इनका 55.2 है, तो उसके आसपास ही है। अगर मैं तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो इस तरीके का चार्ट इसका दिखता है। मतलब एक आप देख देख सकते हो, अगर 2015 में ये स्टॉक 74 रुपीज़ का हुआ करता था और आज ये स्टॉक 708 रुपीज़ का है। मतलब आप देख सकते हो कि 70 रुपये से 700 रुपये का ये स्टॉक, मतलब कितने गुना हो गया, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले 10 सालों में। अगर हम 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 489 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे। अभी इनके 801 करोड़ के सेल्स हैं, मतलब डबल हो चुके हैं सेल्स विद इन मतलब 2-3 सालों में। तो डबल इन्होंने सेल्स ग्रोथ की है। नेट प्रॉफिट की देखेंगे तो 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, अब 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 12 करोड़ से 73, तो ऑलमोस्ट 4 गुना इनके प्रॉफिट्स हो चुके हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 2013 की बात करें तो 1000 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, 2017 में 1000 ही करोड़ सेल्स थे और 2021 में 2000 करोड़ के आसपास गए और अब 2024 में इन्होंने 3000 करोड़। तो आप अगर देखोगे तो इनको जो इनकी टॉप लाइन ग्रोथ है वो 2013 से स्ट्रिंजेंट है। मतलब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ आई नहीं है, सेल्स ग्रोथ 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब ये जितने भी अब 5-6 साल अगर हम देखोगे तो टॉप लाइन ग्रोथ तो आई नहीं है। और वो प्राइस के मोमेंट पे भी झलकता है। अगर आप शेयर की मोमेंट देखेंगे, अभी रिसेंटली इनकी आई है, तो हम देख सकते हैं ना कि ये जो एंड यूज़र कौन है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसका एंड यूज़र। तो ये B2B हो गया एक तरीके से मार्केट। तो एक साइक्लिकल ग्रोथ की वजह से ये होता है। और कंपनी पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी, अभी भी कंपनी मतलब ठीक ठाक मार्केट कैप है, मिड कैप साइज में आती है। 60 करोड़ के तब प्रॉफिट हुआ करते थे। अब उसके बाद आप देख सकते हो अभी 324 करोड़ के है। लेकिन बीच में प्रॉफिट्स को हुआ क्या था, अब अगर आप देखोगे 2013 में 60 करोड़ के प्रॉफिट से 2014 में 46 करोड़ गिरे प्रॉफिट, फिर 48 करोड़, ग्रोथ नहीं थी। 51, 74, 95, 100 थी। मतलब यहाँ पे बड़े 2020 में कोविड आया, उसमें फिर से प्रॉफिट इनके डाउन हुए, फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ। अभी फिर से इनके प्रॉफिट गिरे। आप देखोगे अगर तो यहाँ पर मार्च 2024 तो 23 का देखेंगे तो 371 करोड़ से 312 करोड़, मतलब फिर से ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पर एक सिक्लिकल नेचर है स्टॉक का। आपको पैसा बनेगा, लेकिन ऐसे मतलब 1-2 सालों में पैसा बनना मुश्किल है। कम से कम मिनिमम आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना होता है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे, टॉप लाइन 10 साल की 9% का सीजर है, तो कुछ खास मुझे लगा नहीं। बाकी आप देख सकते हो स्टॉक को। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है 10 सालों की। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों भी ठीक है, लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो मुझे कुछ खास लगी नहीं है। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि पहले भी 31% की थी और अभी भी उतनी है। तो प्रोमोटर होल्डिंग में कोई दिक्कत है नहीं। इनके प्रोमोटर आप देख सकते हो, डार्क हाउस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जयराम वारदराज करके है। और एफआईएस ने यहाँ पर जम के खरीदारी की है बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखो 15% का स्टेक हुआ करता था, आज 29% का स्टेक है इनका। तो जो एफआईएस और डीआईएस जो होते हैं वो स्मार्ट मनी होते हैं। डीआईएस मतलब हमारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं, तो डीआईएस में कौन है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी स्मार्ट मनी वाले होते हैं ना, वो ही इस स्टॉक में आते हैं। वैसे डीआईएस ने आप देखोगे तो अभी बिकवारी कर रहे थे, लेकिन बाद में जून 2024 में थोड़ी बड़ी खरीदारी हुई है। पब्लिक आप देखो तो पब्लिक घुसी पड़ी थी, 40% के स्टेक थे, बाद में 34% हुए। तो उस पब्लिक थोड़ी सी धीरे धीरे हल्का हल्का हो रही है और एफआईएस और डीआईएस थोड़े से खरीदारी चल रही है। बाकी अगर मुझे स्टॉक के बारे में अगर हम लास्टली के कंक्लूजन देने के लिए कहेंगे आप, तो मैं यही कहूँगा कि स्टॉक बिल्कुल बुरा नहीं है। आप इसको मतलब सोच सकते हो, बट ये है कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं, क्योंकि मुझे टॉप लाइन ग्रोथ दिखी नहीं है। इसका एंड यूज़र ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इससे अच्छे बाकी के भी स्टॉक्स है, लेकिन एयर कंप्रेसर में ये मार्केट लीडर है। अच्छा इसका मार्केट प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके पास अच्छे। ओवरऑल इनमें ग्रोथ आ सकती है, लेकिन ग्रोथ इतनी भी तेज़ी से ये इसकी ग्रोथ नहीं होगी, टॉप लाइन ग्रोथ। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ जो है, तो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन सेल्स ग्रोथ में इनकी दिक्कत आ सकती है। इतना मतलब 10-11% के आसपास इनका आगे का 10 साल का सेल्स ग्रोथ होगा, और उसी के आगे पीछे मतलब प्रॉफिट ग्रोथ 12-15-20% तक हो सकता है। लेकिन स्टॉक प्राइस का सीजर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके रिटर्न्स स्टॉक प्राइस पे बन सकते हैं। ओवरऑल इनका
बिज़नेस अच्छा है, मार्केट शेयर इनके पास अच्छा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी तो एयर कंप्रेसर की जो डिमांड है वो आगे भी फ्यूचर में रहेगी। लेकिन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।